हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम मौर्यों की राज्य व्यवस्था के बारे में यहाँ पर देखने वाले हैं। केंद्रीय हो या राज्य हो या नगर हो या फिर सैनिक व्यवस्था हो, सारी की सारी आज हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो वीडियो काफी लंबा बनेगा, लेकिन उससे पहले हमने पिछले उसमें पढ़ा था कि किस प्रकार से उनका साम्राज्य रहा था। तो आज हम यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण देख लेते हैं। तो ये अशोक का साम्राज्य है। तो आप देख सकते हैं ये वाला जो भाग है, ये इतने एरिया में इनका मौर्य साम्राज्य फैला हुआ था। तो यहाँ पर देखते हैं हिरात वाला एरिया है, काबुल ये रहा, शाहबाजगढ़ी, मानसेहरा, तक्षशिला, कांधार, ये सारे के सारे जो हैं वो मौर्य साम्राज्य के ही अंग थे। आगे है टोपरा हो गया, कालसी हो गया, दिल्ली इंद्रप्रस्थ हो गया, मेरठ, मथुरा, वैराट, सौराष्ट्र, गिरनार हो गया, उज्जैनी हो गया, सांची हो गया, अहरौर हो गया, नंदनगढ़ हो गया, रामपुर हुआ, सारनाथ, प्रयाग, रूपनाथ, पाटलिपुत्र, मगध, ताम्रलिप्ति, सोपारा, सोपारा यहाँ पर है, धौली यहाँ पर है, जौगढ़ यहाँ पर है, सुवर्णगिरी, सुवर्णगिरी, मास्की, गोवीमत, कोपलब, एरागुड्डी, सिद्धपुर। तो यहाँ से जितना एरिया है सारे के सारे यहाँ पर किसी ना कहीं से जो है अशोक के अभिलेख मिले हुए हैं इतने एरिया में। तो बहुत इम्पोर्टेंट है ये मैप। एक बार हम अगर दिमाग में बिठा लेंगे तो कौन सा एरिया किस क्षेत्र में है ये हम आसानी से पता कर सकते हैं। तो अब हम आज के टॉपिक में आते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे मौर्यों की राज व्यवस्था। चूंकि हमने इससे पहले जो वीडियो अपलोड किया था उसमें हमने देखा था कि चंद्रगुप्त समय के में कितना साम्राज्य विस्तार हुआ, बिंदुसार के समय में कितना हुआ और अशोक के समय में कितना हुआ। तो आज हम देखेंगे कि उनकी व्यवस्था कैसी थी, उनका प्रशासन कैसा था। तो शुरू करते हैं वीडियो। चंद्रगुप्त मौर्य की शासन व्यवस्था देखें तो राजतंत्रात्मक थी। कैसी थी? राजतंत्रात्मक। अब ये इसी राजतंत्रात्मक को समझने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। प्रथम बार कौटिल्य के अर्थशास्त्र में ही हम राज्य की सुस्पष्ट परिभाषा पाते हैं। तो राज्य की सुस्पष्ट परिभाषा कहाँ मिलती है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, जहां पर इसे 7 प्रकृतियों की समष्टि कहता है। मतलब 7 प्रकृतियों की समष्टि वो कहता है। कौन? अर्थशास्त्र। इसमें सम्राट की स्थिति जो है कूट स्थनीय होती है, कूट स्थनीय होती है। राजा के सभी अधिकार एवं शक्तियां निहित होते हैं और सम्राट अपनी देवीय उत्पत्ति में विश्वास नहीं करता है, फिर भी वह ईश्वर का प्रिय पात्र समझा जाता है। जैसे कि अशोक लिखता है देवाना प्रिय। तो वो देवीय उत्पत्ति में तो विश्वास नहीं करते, लेकिन वो अपने आप को देवताओं का प्रिय कहते हैं। आगे है अर्थशास्त्र में प्रथम बार चक्रवर्ती शब्द का स्पष्ट प्रयोग हुआ है। मतलब चक्रवर्ती राजा जो है किस प्रकार से होता है, तो उसका जो यूज दिखाई देता है वो हमें अर्थशास्त्र में पहली बार चक्रवर्ती शब्द का जो है प्रयोग होता हुआ दिखाई देता है। और हमें मौर्य साम्राज्य में भी ये इसका प्रयोग देखने को मिलता है। इसी परिप्रेक्ष्य में राज्य की सप्तांग विचारधारा भी लोकप्रिय होने लगी थी, जिसमें राज्य के निर्माण जो है वो उसके कितने अंग हुआ करते थे? 7 हुआ करते थे। परंतु इन 7 अंगों में जो था वो पुरोहित को कोई भी स्थान नहीं मिला था। अब ये देख लेते हैं यहाँ पर 7 कौन से हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला है, जैसा क्रम है मैं वैसे ही याद करना है। सबसे इंपॉर्टेंट स्वामी है, फिर उसका अमात्य है या मंत्री कहें, मित्र है, राजा मंत्री मित्र, कर है, सेना है, दुर्ग है, और सबसे लास्ट में जो 7th है वो भूमि या देश है। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें स्वामी और अमात्य के बारे में है कि विष्णु धर्मेत्तर पुराण जो कि 5वीं सदी ईस्वी सन में लिखा गया, मतलब बहुत बाद में ये बात कही गई है कि राज्य के 7 अंगों में स्वामी और अमात्य के स्थान पर शांति स्थापन, यानी कि राजा को शांति स्थापन कहा गया है, और दान जो है मंत्री नामक 2 नए अंगों का उल्लेख हुआ है। मतलब इन स्वामी और मंत्री की जगह जो है शांति स्थापन और दान नाम के 2 नए अंग क्या है? जोड़े गए हैं। किन की जगह पर? राजा और मंत्री। तो ये कौन कहता है? 5वीं सदी ईस्वी का
विष्णु धर्मेत्तर पुराण। आगे है स्वामी जो है, स्वामी शब्द का प्रयोग एक शक अभिलेख में मिलता है। तो कभी एग्जाम में पूछ ले कि जो स्वामी शब्द है, क्योंकि राजा को यहाँ स्वामी कहा गया है, तो स्वामी शब्द जो है शक अभिलेख में मिलता है उल्लेख। अर्थशास्त्र में 8वें अंग के रूप में, मतलब 7 तो ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन इन सब के अलावा भी 8वां अंग बताया गया है अर्थशास्त्र में। वो कौन है? वो शत्रु है। शत्रु को भी 8वें अंग के रूप में जोड़ा गया है। आगे है कौटिल्य के अनुसार 7 अंगों में से सबसे महत्वपूर्ण कौन है? ऑफ कोर्स राजा ही होगा। मेगास्थनीज हमें बताता है कि वो है दिन में सोता नहीं था। कौन? राजा। तो यहाँ पर राजा की बात हो रही है। तो मेगास्थनीज कहते हैं कि वो दिन में सोता नहीं था राजा, अपितु निर्णय देने या अन्य सार्वजनिक कार्यों के लिए राजसभा में बैठा रहता था। आगे कहते हैं मेगास्थनीज की राजा प्रजा के प्रतिवेदनों, मतलब उनकी जो शिकायतें हैं या फिर कोई किसी प्रकार की समस्या है, तो प्रतिवेदनों को सुना करता था। इस कार्य में वह किसी प्रकार के अवरोध को सहन नहीं कर सकता था। जब उसका शरीर आबनूस के मुद्दरों से दबाया जाता था तथा उसके शरीर की मालिश, मतलब जब उसके शरीर की मालिश वालिश की जाती थी, उस समय भी राजा क्या है? प्रजा की शिकायतों को सुना करता था। और जब वो बाल झाड़ता था और संवारता था, उस समय क्या है? जनता के कार्यों से छुट्टी नहीं मिलती थी, उस समय भी वो राजदूतों की बातें सुना करता था। तो ये एक पैराग्राफ है जिस राजा के बारे में बताया गया है, मेगास्थनीज ये बताता है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है। कभी एक पैराग्राफ आपको दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि निम्नलिखित जो पैराग्राफ है वो कौन कह रहा है, तो उसमें अरसास हो सकता है, उसमें मेगास्थनीज भी हो सकता है। तो हमें सही आंसर चुनना है। तो ये मेगास्थनीज यहाँ पर बातें कर रहा है राजा के बारे में। आगे है कौटिल्य भी इस बात से बिल्कुल सहमत है कि राजा को प्रजा की शिकायतों को सुनने के लिए सदैव सुलभ रहना चाहिए। अब कौटिल्य क्या कहते हैं? तो जिस समय राजा का दर्शन प्रजा के लिए दुर्लभ है, उसके अधिकारी प्रजा के कार्यों को अव्यवस्थित कर देते हैं। तो यहाँ पर कौटिल्य जी कहते हैं कि जिस समय अगर राजा के दर्शन प्रजा को नहीं हो, तो उसके जो मंत्री हैं सारी व्यवस्था को खराब कर देते हैं, यानी अव्यवस्था फैला देते हैं, जिससे राजा या तो प्रजा का कोप भाजक बन जाता है तथा शत्रुओं का शिकार हो जाता है। तो राजा और प्रजा उसका जो है दर्शन होते, मतलब राजा दिखते रहना चाहिए प्रजा को, नहीं तो जो मंत्री है वो अव्यवस्थित कर देगी और जो उसका खामियाजा है वो राजा को ही भुगतना पड़ेगा। आगे है शत्रुओं का शिकार होता है, अतः राजा को सदा कार्य में संलग्न रहना चाहिए, यही उसका क्या है? व्रत है। तो राजा का एक व्रत जो है, कर्तव्य बताता है कौन? अर्थशास्त्र। मेगास्थनीज बताता है उसके कामों के, कि बाल झाड़ते समय भी वो प्रतिवेदन सुनता है, इस तरह से। आगे हम बढ़ते हैं। अशोक के छठे अभिलेख शिलालेख से हमें जानकारी मिलती है राज्य के कर्मचारी प्रजा से किसी भी राज्य के कर्मचारी जो हैं किसी भी समय मिल सकते थे। यहाँ पर राजा होगा, राजा से किसी भी समय मिल सकते थे, उसे किसी भी महत्वपूर्ण मामले की जानकारी भी दे सकते थे। आगे है सम्राट अपने कार्यों में अमात्यों, मंत्रियों तथा अधिकारियों की सहायता प्राप्त करता था। तो यहाँ पर बताया गया कि ये जो सम्राट है, चाहे वो चंद्रगुप्त मौर्य हो या बिंदुसार हो या फिर अशोक हो, कोई भी हो, जिस समय सम्राट है उसके साथ काम करने के लिए उसके अमात्य होंगे, मंत्री होंगे और अधिकारी होंगे, और वो सारा व्यवस्था देखेंगे। और लेकिन सर्वोपरि जो निर्णय होगा वो राजा का ही होगा। तो यहाँ अमात्य या सचिव जो है एक सामान्य संज्ञा थी, जिससे राजा के सभी पदाधिकारियों का बोध होता है। यूनानी लेखक इन्हें सभासद तथा निर्धारक कहते हैं। तो यूनानी लेखक इन्हें सभासद या निर्धारक कहते हैं। ये सार्वजनिक कार्यों में सम्राट की सहायता करते थे। आगे है प्रशासन के प्रमुख पदाधिकारियों का चयन उन्हीं के परामर्श से किया जाता था, परंतु ये सभी मंत्री नहीं होते थे। वह अपने अमात्यों में से
मतलब ये सभी मंत्री इसलिए नहीं होते थे क्योंकि कुछ जो बहुत अच्छे हैं, उत्कृष्ट हैं, उनको ही क्या है मंत्री नियुक्त करता था। और ये मंत्री एक छोटी उप समिति के सदस्य होते थे जिसे मंत्रणा मंत्रिणा कहा जाता था। मंत्रिणा जो है राजा की सहायता करते थे और इसमें वही लोग होते थे जो बहुत विशेष हों, बहुत ही उपलब्धि वाले हों और आकर्षकों से भरे हुए हों, उन्हीं लोगों को इसमें शामिल करते थे। इनका जो वार्षिक वेतन था वो 48,000 पर्ण था। 48,000 पर्ण था। इसमें 4 सदस्य होते थे। कौन कौन से सदस्य होते थे? युवराज, प्रधानमंत्री, सेनापति और सन्निधाता। यानी कि राजा का उत्तराधिकारी, उसका प्रधानमंत्री होगा, सेनापति होगा और सन्निधाता मतलब कोषाध्यक्ष। और ये लोग क्या करते थे? कभी किसी विशेष परिस्थिति में तुरंत निर्णय, राजा के निर्णय लेने में क्या करते थे? अपनी सलाह मशवरा देते थे और राजा उनको, राजा की इच्छा होती थी तो मान लेते थे। तो ये तुरंत निर्णय के लिए इनसे परामर्श किया जाता था। अब आगे है, इन्हीं की सहायता के लिए कि अतिरिक्त एक नियमित जो है मंत्री परिषद भी होती थी जिसकी सदस्य संख्या आवश्यक ही काफी बड़ी हुई होगी, क्योंकि कौटिल्य के अनुसार बड़ी मंत्री परिषद रखना राजा के अपने हित में होता था। इससे उनकी मंत्री शक्ति जो है, मंत्र शक्ति जो है बढ़ती थी। तो हमने मंत्रिणः पढ़ा, मंत्रिणः। अब हम मंत्री परिषद के बारे में देखते हैं। तो मंत्री परिषद के सदस्यों को कितना? 12,000 और मंत्रिणा वालों को 48,000 पर्ण मिलते थे। तो मंत्री परिषद को कितने? 12,000 पर्ण वार्षिक वेतन, मतलब पूरे एक साल में 12,000 आपको दिया जाएगा मंत्री परिषद के सदस्यों को। आवश्यक कार्यों के विषय में निर्णय के लिए उनकी सभा बुलाई जाती थी तथा बहुमत से निर्णय लिए जाते थे। किंतु सम्राट को यह अधिकार था कि वह बहुमत के निर्णय की अपेक्षा कर अल्पमत के निर्णय को भी स्वीकार करे यदि ऐसा करना राष्ट्र के हित में हो। तो यहाँ पर वो मंत्री परिषद अपनी सलाह देते थे, लेकिन अगर अल्पमत भी होता था और अगर वो निर्णय सही है, राष्ट्र विरोधी नहीं है, तो भी राजा जो है उनके निर्णय को माना करता। तो राजा प्राय आप किन किन लोगों से मदद परामर्श करता था? मंत्रणा हो गया और मंत्री परिषद से परामर्श ही शासन करता था। अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ सेंट्रल, मतलब जहाँ पर राजा रहता था उसकी क्या शासन व्यवस्था थी। अभी उसके जो राज्य हैं उसमें हम, प्रांत हैं उसमें अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, वो हम बाद में करेंगे। आगे देखते हैं, यही केंद्र वाले में, सेंट्रल वाले में देखते हैं कि अर्थशास्त्र में केंद्रीय प्रशासन का अत्यधिक विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है। अर्थशास्त्र में 18 तीर्थों के प्रधान पदाधिकारियों का उल्लेख है। अब ये 18 तीर्थ कौन कौन से, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर यहाँ से क्वेश्चन जो है आपको बिल्कुल मिल जाता है। तो सबसे पहले मंत्री और पुरोहित, इसमें प्रधानमंत्री तथा प्रमुख धर्माधिकारी होते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के समय ये दोनों विभाग क्या है? कौटिल्य के अधीन थे। समाहर्ता जो है राजस्व विभाग के प्रधान थे। सन्निधाता जो है राजकीय कोषाधिकरण का प्रमुख था। सेनापति युद्ध विभाग का मंत्री था। युवराज राजा का उत्तराधिकारी जो अपने पिता के शासन में प्रशासनिक कार्यों में मदद करता था। आगे है प्रदेष्टा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रदेष्टा जो है फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश होता था। नायक जो है सेना का संचालक था। कर्मांतिक जो है देश के उद्योग धंधों का प्रधान था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है शब्दावली। कर्मांतिक जो है देश के उद्योग धंधों का प्रधान था। व्यवहारिक जो है दीवानी न्यायालय का प्रधान था। फौजदारी जो है प्रदेष्टा था। मंत्री परिषदाध्यक्ष जो है मंत्री परिषद का अध्यक्ष हुआ करता था। दंडपाल जो है, दंड मतलब सेना की सामग्रियों को जुटाने वाला था। अंतपाल जो है सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक था। और दुर्गपाल जो है देश के भीतर जो दुर्ग होते थे उसका प्रबंधक था। आगे है नागरक। नागरक जो है नगर का प्रमुख अधिकारी था। प्रशस्ता जो है राजकीय कागजातों
को सुरक्षित रखने वाला तथा राजकीय आज्ञाओं को लिपिबद्ध करने वाला प्रधान हुआ करता था प्रशासता। व्यवहारिक जो है राजमहलों की देखरेख करने वाला प्रधान अधिकारी होता था। अंत वार्षिक जो है सम्राट की अंगरक्षक सेना का प्रधान होता था। 8वीं मतलब वन विभाग का प्रधान अधिकारी। जो 18 तीर्थों की जो है बात अर्थशास्त्र में की गई है और ये सेंट्रल जो है हमारा प्रशासन उसके लिए ही ये 18 तीर्थों की उल्लेख किया गया है। आगे देखते हैं 18 तीर्थों के अतिरिक्त कुछ अध्यक्षों की भी बात उल्लेख मिलता है। इसमें इनके जिम्मे कोई ना कोई जो है सरकारी विभाग हुआ करता था। मतलब ये जो हम तीर्थ नीचे पढ़ने वाले हैं अध्यक्ष, उसमें कोई ना कोई सरकारी विभाग हुआ करता था। इन अध्यक्षों को यूनानी लेखकों ने मजिस्ट्रेट कहा है। इनके वेतन जो है 1000 पर्ण मिला करते थे। तो सबसे ज़्यादा जो है मंत्रणा वालों को, उसके बाद जो है मंत्रिपरिषद के सदस्यों जो मंत्रिपरिषद के सदस्य हैं, जैसे हमने 18 तीर्थ देखे वो हैं। अब यहाँ पे कुछ अध्यक्ष हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में अक्सर पूछते हैं, कूट मिलाने के लिए भी यहाँ से आ जाते हैं। तो सबसे पहले है पर्णाध्यक्ष, वाणिज्य का अध्यक्ष होता था। सुराध्यक्ष, आबकारी या मद्य मतलब जो शराब है उससे कर लेने वाला था सुराध्यक्ष। सूनाध्यक्ष, बुचड़ खाने का अध्यक्ष होता था। गणिका मतलब वेश्याओं का निरीक्षक था। सीताध्यक्ष मतलब राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष था। आकराध्यक्ष खानों का अध्यक्ष था। कोष्ठागाराध्यक्ष इसका नहीं मिलता है। आगे है कुपयाध्यक्ष, मतलब मुझे यहाँ पर मिला नहीं है कि ये क्या होता था, तो अगर किसी को मिले तो आप इसमें लिख सकते हैं। आगे है कुपयाध्यक्ष जो है वन तथा उसकी संपदा का अध्यक्ष हुआ करता था। आयु धागाराध्यक्ष जो है हथियारों के रख रखाव तथा देखभाल का प्रमुख था। शुल्क अध्यक्ष जो है चुंगी विभाग का अध्यक्ष था। सूत्राध्यक्ष जो है कताई बुनाई विभाग का था। लोहाध्यक्ष धातु विभाग का अध्यक्ष था। लक्षणा जो है छापे खाने, मतलब कौन सा छापे खाना, मुद्रा की जो छपाई होती थी उससे निर्णय से संबंधित था लक्षणा। सुवर्णा भी नहीं मिला है। गो जो है पशुधन विभाग का अध्यक्ष होता था। पतना जो है बंदरगाहों का। संस्था जो है व्यापारिक मार्गों का। देवता अध्यक्ष धार्मिक संस्थाओं का अध्यक्ष। पौतावध्यक्ष जो है वाट या तराजू या माप की जांच करने वाला। मापाध्यक्ष दूरी और काल नापने के विभिन्न साधनों का निर्णय नियंत्रण करता था। वंदगाराध्यक्ष जेल खाने का अध्यक्ष था। वात्याध्यक्ष जो है पासपोर्ट जारी करता था। पण्याध्यक्ष जो है व्यापार विभाग का अध्यक्ष था। महामात्र सरल जो है गुप्त और खुफिया पुलिस और सूचना विभाग का अध्यक्ष था। अंतपाल सीमा प्रदेश की देखभाल करने वाला था। संस्था अध्यक्ष जो है व्यापार मार्गों के विभाग का अध्यक्ष था। पतना जो है बंदरगाहों का ये हो चुका है। नवा जो है नावों तथा जहाज का। मुद्रा अक्षर जो है देश के बाहर जाने और विदेश से स्वदेश में आने के लिए राजकीय मुद्रा प्राप्त करना, मतलब होती थी वो मुद्राक्षर ही काम करता था। विविता अध्यक्ष जो है चारागाह का अध्यक्ष, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लवणा जो है नमक से संबंधित है, उसका अध्यक्ष हुआ करता था। अक्षपटलाध्यक्ष मतलब जो लेखा विभाग का अध्यक्ष हुआ करता था, लेखन कार्य किया करता था, वो अक्षपटलाध्यक्ष होता था। आगे है अर्थशास्त्र में मंत्री परिषद को एक वैधानिक आवश्यक बताया। तो यहाँ पर मंत्री परिषद की बात थोड़ी सी कर लेते हैं जो छूट गया था। राजत्व केवल सबकी सहायता से ही संभव था। ये कौन कहता है? अर्थशास्त्र कहता है। सिर्फ एक पहिया नहीं चल सकता था, मतलब यहाँ पर राजा अपने मनमानी नहीं कर सकता था, साम्राज्य बहुत बड़ा था, तो सबकी सहायता से ही क्या है राजत्व संभव था उस समय। अब यहाँ पर राजवृत्ति बताई गई है, वो है 3 प्रकार से। सबसे पहला है प्रत्यक्ष, दूसरा है परोक्ष और अनुमेय। प्रत्यक्ष मतलब जो हमने आंखों से देखा है खुद, वो परोक्ष जो दूसरों के द्वारा बताया जाए। अनुमेय जो है कृत्य कार्यों को देखकर शेष का अनुमान लगा लेना। आगे है तीसरे, चौथे और छठे अभिलेख में मंत्री परिषद का उल्लेख है। काफी इंपॉर्टेंट है कि अब
कभी पूछा जाए कि मौर्यों की जो मंत्री परिषद है उसका अभिलेख अशोक के कौन से शिलालेख में हुए हैं, तो हमारा तीसरा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा और छठवां हो जाएगा। आगे है मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या जो है अकॉर्डिंग टू मनु 12 होती थी, बृहस्पति के अनुसार 18 होती थी मंत्रियों की संख्या, औशनस के अनुसार 20 और कौटिल्य के अनुसार जितनी हमें आवश्यकता है सिर्फ उतनी है, तो ये कौटिल्य कहता है। आगे है मंत्री परिषद का अपना सचिव होता था जिस पर उसके कार्यालय की देखभाल का दायित्व था। कौटिल्य ने उसे मंत्री परिषदाध्यक्ष कहा है। राजा द्वारा मुख्यमंत्री और पुरोहित के चुनाव के लिए उसके चरित्र की भलीभांति क्या की जाती थी, जांच की जाती थी, उसको उपधा परीक्षण कहा जाता था। तो उपधा परीक्षण किसके लिए किया जाता था? मंत्री और पुरोहित के लिए। आगे है निम्नलिखित पदाधिकारियों के वेतन के रूप में भूमि का आवंटन किया जाता था, परंतु ये भूमि जो है अहस्तांतरणीय तथा विक्रय योग्य नहीं थी। इस प्रकार की भूमि को गिरवी भी नहीं रखा जा सकता था, सिर्फ उपज पर ही आवंटी का अधिकार था। संभवतः ऐसे अनुदान राजा द्वारा पूर्ण नियुक्त अधिकारी को ही दिए जाते थे। ये अधिकारी कौन कौन से थे? अध्यक्ष, संख्यायक, गोप, स्थानिक, अश्वदमक, अधीनस्थ, हाथियों को साधने वाले और जंघारिक, इन सबको ही जो है भूमि दान में दी जाती थी। आगे है और बाकी सभी को क्या है, जो नगद वेतन ही देता, परंतु वेतन जो है आमतौर पर नगद ही दिया जाता था। और वो किस में मिलता था? पर्ण में मिलता था। हमने सबकी चर्चा की है किसको कितना वेतन मिलता था। आगे है केंद्रीय महामात्रों तथा अध्यक्षों के अधीन अनेक निम्न स्तर के कर्मचारी हुआ करते थे जिन्हें युक्त और उपयुक्त कहा गया है। आगे है तो हमने जो केंद्रीय अध्यक्ष देखे हैं उनके अंदर भी युक्त और उपयुक्त होते थे जो काम किया करते थे। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य पदाधिकारी थी जैसे सांख्य हो गया, हिसाब किताब रखने वाला, लेखक, लिखने वाला, रूपदर्शक। रूपदर्शक यहाँ पर इम्पोर्टेंट है क्योंकि मुद्रा को परखने वाला रूपदर्शक ही था। कोषाध्यक्ष जो है नीवी ग्राहक हुआ करता था। इन सभी के ऊपर एक उच्च जो है उत्तराध्यक्ष या औपचारिक पदाधिकारी नियुक्त था। आगे है अब हम बात करेंगे यहाँ पे प्रांतीय शासन की। तो सबसे पहले हमने प्रांत देख लेते हैं। 5 यहाँ प्रांत हैं। उत्तरापथ यानी कि तक्षशिला, तो हमने मैप में देखा था। ये इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? पंजाब आता है, कश्मीर आता है, गांधार आता है और सिंध आता है। अवंती वाला जो है उज्जैनी वाला है। इसमें काठियावाड़, गुजरात, मालवा और राजपूताना यानी राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात। आगे है कलिंग। कलिंग में तौसली आती थी, तौसली जो है राजधानी। ये सारी जो है राजधानी है। प्राच्य जो है प्रासी या पाटलिपुत्र इसकी राजधानी हुआ करती थी। सम्राट स्वयं शासन करता था। तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन थी? पाटलिपुत्र थी। आगे है दक्षिणापत्र। दक्षिणापत्र में सुवर्णगिरी इसकी राजधानी थी। विंध्याचल के दक्षिण के समस्त प्रदेश इसके अंतर्गत आते थे। तो कुल मिलाकर हमें 5 प्रांतों की हमें जानकारी मिलती है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि इन 5 प्रांतों की किस प्रकार से प्रशासन चला करता था। आगे है प्रांतपति राजकीय परिवार के लोगों से नियुक्त किए जाते थे। मतलब 5 प्रांत है तो पांचों में जो राज परिवार है उनके ही व्यक्ति नियुक्त किए जाते थे। जैसे हमने देखा था कि जब तक्षशिला में विद्रोह हुआ था तो वहाँ पर जो है सुसीम को भेजा था। जब वो उस विद्रोह को दबा नहीं पाया तो फिर जो उज्जैन में अशोक था फिर वो जाता है और फिर उसको दबाता है। तो वहाँ पर क्या है, राज परिवार के लोग ही नियुक्त होते थे। वे कुमार अथवा आर्यपुत्र कहलाते थे। इसके अलावा कभी कभी अन्य व्यक्तियों को भी उपराजा बनाया जाता था। चंद्रगुप्त ने काठियावाड़ प्रांत के शासक पुष्य गुप्त वैश्य को बनाया था। सुवर्णगिरी के राज्यपाल के लिए अशोक के अभिलेख में आर्यपुत्र शब्द का प्रयोग हुआ है। अब हम यहाँ पर नगर प्रशासन की बात करते हैं। तो नगर जो है बड़े बड़े नगर हुआ करते थे, जैसे उज्जैनी हो गया। तो यहाँ पर किस प्रकार की व्यवस्था थी? तो मौर्य युग में प्रमुख नगरों का प्रशासन जो है नगर पालिकाओं द्वारा चलाया जाता था। नगर शासन के लिए एक सभा होती थी जिसका प्रमुख जो है नागरिक या पूर्व मुख्य हुआ करता था। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगर परिषद की
5-5 सदस्यों वाली 6 समितियों का उल्लेख किया है। अब ये 6 समितियां क्या करती थीं, इसके बारे में देखते हैं। उससे पहले मेगास्थनीज जो है नगर के पदाधिकारियों को क्या कहता है, एस्टिनोमोई। क्या कहते हैं, एस्टिनोमोई कहता है, एस्टिनोमोई बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो मेगास्थनीज कहता है नगर के पदाधिकारी को एस्टिनोमोई। आगे है, अब ये 6 समितियां देख लेते हैं। सबसे पहले है विभिन्न प्रकार के औद्योगिक कलाओं का निरीक्षण करना और कारीगरों और कलाओं के हितों की देखरेख करती थी। आगे है विदेशी यात्राओं के भोजन, निवास, चिकित्सा का प्रबंध करती थी। यदि वे देश के बाहर जाते थे तो वह उनकी अगुवाई करती थी। उनकी मृत्यु हो जाने पर अंत्येष्टि का संस्कार भी प्रबंध करती थी। राज्य की सुरक्षा के लिए विदेशियों के आचरण एवं उनकी गतिविधियों के ऊपर कड़ी दृष्टि रखना इस समिति का कार्य था। तो एक विदेशी समिति विदेशों से आने जाने, उनके सारी चीज़ों के बारे में जो है उस समय प्रचलित थी, वो ये काम करती थी। आगे जनगणना का हिसाब रखती थी। तीसरी समिति जो है जनगणना का हिसाब रखती थी। तो यहाँ पर शॉर्टकट देखते हैं। तो पहली जो है वो औद्योगिक कलाओं कला का मतलब औद्योगिक सिर्फ आर्ट जो है उसके बारे में देखा करती थी। दूसरी जो है वो विदेशी यात्रियों के भोजन, निवास, इन सब के बारे में देखा करती थी। तीसरी जो है जनगणना का हिसाब किताब रखती थी। चौथी है नगर के व्यापारिक वाणिज्य की देखरेख करती थी। इसके अंतर्गत क्या, यह विक्रय की वस्तुएं नाप तौल का नियंत्रण करना इसी का कार्य था। किसी भी व्यक्ति को 2 वस्तुओं को बेचने की अनुमति तब तक नहीं मिलती थी जब तक कि वो है उसका दूना कर अदा ना कर दे। मतलब जो व्यक्ति एक चीज बेच रहा है उसको दूसरी बेचने की अनुमति नहीं थी। वो तभी बेचेगा जब उसका जो है टैक्स वो है दुगना भर देगा। आगे 5वीं समिति जो है उद्योग समिति थी, जो बाजारों में बिकने वाली वस्तुओं में मिलावट को रोकती थी और मिलावट के अपराध में व्यापारियों को दंड दिलवाती थी। नई और पुरानी दोनों प्रकार की वस्तुओं को बेचने के लिए अलग अलग प्रबंध किया गया था। 6वीं जो है इसका काम क्रय विक्रय की वस्तुओं पर कर वसूलना था। वो है बिक्री के मूल्य का 1/10 हुआ करता था। मतलब ये टैक्स जो है वसूल करना है, वो कौन कौन सा, वो भी कितना, 1/10 जो है 1/10 हुआ होता था। क्रय विक्रय की वस्तुओं पर कर वसूल करना 6वीं समिति का काम था और इसमें कर की चोरी करने वालों को मृत्यु दंड दिया जाता था। अब हम बात करेंगे, अब नगर हो गए, सबसे पहले प्रांत है, प्रांत के बाद नगर थे, नगर के बाद जो है ग्राम प्रशासन की बात करते हैं। तो यहाँ पर ग्रामणी होता था, सबसे छोटी इकाई थी और यह ग्रामवासियों द्वारा ही निर्वाचित होता था और यहाँ पर वेतन भोगी कर्मचारी नहीं थे। तो यहाँ पर वेतन नहीं दिया जाता था। जो भी है ग्राम आपस में मिलकर अपना मुखिया जो है तय कर लेते थे, उसको ग्रामणी कहा जाता था। अर्थशास्त्र में ग्राम वृद्ध परिषद का उल्लेख करता है। इसमें ग्राम के प्रमुख व्यक्ति होते थे जो ग्राम शासन के ग्रामणी की मदद करते थे। आगे है राज्य सामान्य ग्रामों के शासन में हस्तक्षेप नहीं करता था। तो ग्राम जो है वो स्वतंत्र थे, वो अपने काम जो है स्वयं करते थे। अब ग्रामणी जो है वो ग्राम की भूमि का प्रबंध करता था, सिंचाई के साधनों की व्यवस्था करने का भी अधिकारी था। ग्राम वृद्धों की परिषद न्याय का काम करती थी। मतलब जो बूढ़े बुजुर्ग हैं वो किसी का झगड़ा हो गया, चाहे वो दीवानी हो, फौजदारी हो, दीवानी मतलब जो जमींदार जायदाद से संबंधित है और जो फौजदारी है लड़ाई भिड़ाई, तो इन सब का निर्णय जो है वो वृद्ध जनों की एक सभा थी जो ग्राम वृद्धों की परिषद के नाम से यहाँ पर फेमस थी गाँव में। और वो है गाँव के छोटे मोटे विवादों का जो है आपस में ही कोई लेन देन करके या फिर आपस में बहस करके वहीं पर शांत कर दिया जाता था। ग्रामणी जो है कृषकों से भूमि कर एकत्र कर राजकीय कोषागार में जमा कर लेता था। तो ग्रामणी ही मेन था, जो गांव वाले ही उसको चुनाव करते थे और ये क्या करता था, टैक्स लेके राजा को देता था, मतलब राजकीय कोषागार में जमा कर देता था। आगे है ग्राम सभा के कार्यालय में जो कार्य है गोप नामक कर्मचारी किया करता था। ये ग्राम के घरों तथा निवासियों का ठीक ढंग से विवरण सुरक्षित रखते थे और उनसे प्राप्त होने वाले
करों को हिसाब किताब रखते थे। चंद्रगुप्त मौर्य जो है कालीन ग्राम शासन के विषय में सोहगोरा जो है गोरखपुर में है और महास्थान बांग्लादेश के बोगरा जिले में स्थित है। तो इससे कुछ सूचनाएं मिलती हैं, यहाँ पर जो मिलती हैं सूचनाएं, इसमें जनता की सुरक्षा के लिए बनाए गए कोष्ठागारों, मतलब यहाँ पर जो अनाज है वो यहाँ पर एकत्रित कर लिया जाता था ताकि जो है जब अकाल पड़ जाए तब हम यहाँ से अनाज लेके हम आम जनता तक राहत सेवा पहुँचा सकते थे। तो कोष्ठागारों का भी उल्लेख हुआ है, कहाँ कहाँ पर, सोहगोरा और महास्थान से। अर्थशास्त्र में भी कोष्ठागार निर्माण की चर्चा है। इससे लगता है कि कर वसूली अन्नों के रूप में भी की जाती थी, इन्हें कोष्ठागारों में संचित किया जाता था। अब हम बात करेंगे न्याय प्रशासन की। तो न्याय जो है मौर्यों के एक तंत्रात्मक शासन में सम्राट सर्वोच्च न्यायाधीश होता था, लेकिन जो है न्यायालय भी हुआ करते थे। और कितने प्रकार के, तो 2 प्रकार के, एक है धर्मस्थनीय यानी दीवानी और कंठक शोधन यानी कि फौजदारी। अब इसमें दीवानी में भी 6 होते थे न्यायाधीश और फौजदारी में भी 6 हुआ करते थे। अब इन 6 में 3 जो है विधि विशेषज्ञ थे और 3 अमात्य थे। तो टोटल कितने, 6 न्यायाधीश हुआ करते थे दोनों में, चाहे वो धर्मस्थीय हो या कंठक शोधक हो, सब में 6 होते थे। और 3 विधि विशेषज्ञ मतलब बताने वाले जो विधि के ज्ञाता हैं वो हुआ करते थे, और 3 अमात्य। आगे है विदेशियों के मामलों की सुनवाई के लिए विशेष प्रकार की अदालतें जो है संगठित की हुई थी। दंड विधान अत्यंत कठोर था। कौन कौन से दंड मिलते थे वो यहाँ पर चर्चा करते हैं। सामान्य अपराधों के लिए आर्थिक जुर्माने हुआ करते थे, और यहाँ पर कुछ उल्लेख करता है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। पूर्व साहस में 48 पर्ण से लेके 96 पर्ण तक जुर्माना मिलता था। मध्य साहस मतलब 200 से 500 पर्ण देना होता था, और उत्तम साहस मतलब बहुत ज़्यादा उसने जुर्म कर लिया तो फिर उसको 500 से 1000 पर्ण देना होता था। आगे है अब जो ज़्यादा, ये तो हो गया जुर्माना कि कितना आपको पैसा देना है। अब हम बात करेंगे जो दंड है, कैद हो गए, कोड़े हो गए, अंग भंग कर देना, मृत्यु दंड की सजा आदि। कारीगरों की अंग क्षति करने पर मृत्युदंड दिया जाता था। दंड करों की चोरी करने वाले तथा राजकीय धन का घोटाला करने वालों को भी मिलता था। अर्थशास्त्र से पता चलता है कि युक्त जो है, युक्त नामक अधिकारी धन का अपहरण करते थे। जिस प्रकार, अब ये युक्त नामक अधिकारी जो हैं उसके बारे में लिखा गया है कि जिस प्रकार जल में विचरण करती हुई मछलियों को जल पीते हुए कोई नहीं देख सकता, उसी प्रकार आर्थिक पद पर नियुक्त युक्तों को धन का अपहरण करने पर कोई जान नहीं सकता था। तो ये युक्त है, चूंकि वो धन का संग्रह करते थे तो गमन भी कर लेते थे, तो किसी को पता नहीं चलता था। आगे है ब्राह्मण विद्रोहियों को जल में डुबोकर मृत्युदंड दिया जाता था। तो ब्राह्मणों को सबसे ज़्यादा बिल्कुल उनको मार ही दिया जाता था। अगर कोई दंड मतलब कोई उसने जुर्म किया हो ऐसा, तो उनको पानी में डुबोकर मार दिया जाता था। आगे है जिस स्थान पर अपराध का कोई प्रमाण नहीं मिलता था वहाँ पे जल, अग्नि और क्या है विष की दिव्य परीक्षाएं ली जाती थी। मान लो कि किसी ने किसी की हत्या की है तो उसको विष खाना पड़ेगा। अगर उसने हत्या नहीं की है तो वो नहीं मरेगा। अगर विष खाने पर उसकी हत्या मतलब मृत्यु हो जाती है तो क्या है, उसने अपराध किया है। तो ये क्या है, दिव्य परीक्षाएं हुआ करती थी उस समय। आगे है मेगास्थनीज के विवरण से पता चलता है कि दंडों की कठोरता के कारण अपराध प्रायः नहीं होते थे। मतलब जो है दंड बहुत ज़्यादा मात्रा में दिया जाता था जिससे लोग क्या है, डरते थे, तो अपराध होता ही नहीं था, ऐसा मेगास्थनीज का विवरण कहता है। अब यहाँ पर जो विधिवेत्ता थे वो उनके क्या सोर्स है, वो कौन कौन सी किताबें पढ़ के आए होंगे, तो ये किताबें ही उस समय थी। धर्म मतलब सत्य पर आधारित कानून था। व्यवहार जो है साक्ष्यों के आधार पर निर्णय। चरित्र जो है अगर परस्पर
सहमति से कोई ऐसा व्यवहार तय हो जो नियम विरुद्ध हो तो उसे नहीं मानना। राजाज्ञा मतलब राजा द्वारा जारी किया, उसे शासन भी कहते थे। तो ये सारे जो हैं विधि के स्रोत हुआ करते थे उस समय। अब हम बात करेंगे गुप्तचर व्यवस्था की। तो गुप्तचर व्यवस्था जो है मौर्य काल में गुप्तचर व्यवस्था अत्यंत संगठित मतलब बहुत अच्छी उसमें थी, तभी तो उन्होंने इतना बड़ा साम्राज्य जो है अच्छे ढंग से चलाया। तो इनको क्या कहते थे, उसको गूढ़ पुरुष कहा करते थे। अब यहाँ पर दो तरह की थी। गूढ़ पुरुष जो है वो यहाँ पर एक तो संस्था है और आगे दूसरा जो है वो है संचार। तो पहले संस्था के बारे में देखते हैं। यह संस्था के रूप में संगठित होकर कार्य करता था। अर्थशास्त्र में इसके अनेक भेद प्रतिपादित किए गए हैं, जैसे काप्टिक मतलब छात्रों के वेश में गुप्तचर, उदाइस्त सन्यासी और परिवाजक के वेश में, गृहपातिक मतलब कृषकों के वेश में रहने वाला भी गुप्तचर हो सकता है, वैदेहिक यानी व्यापारियों के वेश में गुप्तचर, तापस जटाजूस तपस्वी के वेश में रहने वाला भी क्या है, गुप्तचर हो सकता था। संचार की बात करें, संचार में है गुप्तचर जो है घुमक्कड़ होते थे और ये इनके जो प्रकार हैं संचार में वो 4 प्रकार के होते थे। सत्री मतलब अनाथ लोगों से विशेष प्रशिक्षण द्वारा तैयार गुप्तचर। तीक्ष्ण मतलब अत्यंत सहायती गुप्तचर होते थे। सामान्यतः शत्रु के वध के लिए इनका प्रयोग किया जाता था। रसद अत्यंत क्रूर गुप्तचर जो शत्रुओं को विष देने में निपुण हुआ करते थे। परिव्राजिका मतलब स्त्रियां भी क्या है गुप्तचर हुआ करती थी उस समय, जो परिव्राजक के वेश में काम करती थी उसे समाज में काफी सम्मान प्राप्त था। तो कभी शब्दावली परिव्राजिका जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत याद रखना है कि परिव्राजिका है क्या। एक तो गुप्तचर है, कौन सी गुप्तचर है, वो है फीमेल वाली गुप्तचर है और इसको समाज में काफी सम्मान हुआ करता था। और ये किस समय की शब्दावली है, मौर्य कालीन शब्दावली है। आगे हम बात करेंगे और जैसे अगर कोई गुप्तचर जो है शत्रुओं से मिल जाता था तो उसको उभय वेतन कहा जाता था। शत्रुओं से मिल जाने वाले गुप्तचर को उभय वेतन कहा जाता था। आगे है संस्था के गुप्तचरों को 1000 और संचार के गुप्तचरों को 500 पर्ण जो है वेतन मिलता था। 1000 पर्ण मतलब पूरे साल में 1000 पर्ण ही मिलेंगे संस्था वालों को, संचार वालों को जो है 500 पर्ण एक साल में मिलेंगे। तो ये इनका वेतन था। हमने देखा था कि जो वेतन है वो नगद में दिया जाता था, इसलिए हम जितने भी पढ़ेंगे उसमें सब में वेतन की हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। अब हम राजदूतों की बात कर लेते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजदूतों की नियुक्ति का उल्लेख करता है जो 3 प्रकार की है। निःशर्तार्थ यानी कि अमात्य के सभी गुणों वाला राजदूत जिसे विदेशी शासन से संधि करने और आदि से मतलब पूर्ण अधिकार हुआ करता था। आगे है परिमितार्थ जो है सिर्फ वही समझौता कर सकता था जिसके लिए उसे आदेश दिया गया हो, मतलब उसे पहले से ही परिमितार्थ मतलब परमिशन दी गई हो कि आपको ये काम करना है, ये संधि करनी है, बस वो वही आदेश मानेगा। आगे है शासनहार मतलब केवल राजकीय संदेश को पहुंचाने वाला, उसे समझौते या संधि करने का अधिकार नहीं था। सबसे अच्छा जो है निःशर्तार्थ था, उसको कोई रोक टोक नहीं था, सभी गुणों वाला अमात्य हुआ करता था और विदेशी शासकों से क्या संधि करने का क्या है पूर्ण अधिकार हुआ करता था। अब हम बात करेंगे सैन्य प्रशासन की कि उस समय सैन्य प्रशासन किस प्रकार था। तो मौर्य शासकों ने एक स्थायी तथा विशाल सेना का संगठन किया था। कौटिल्य तथा मेगस्ती दोनों ने सैन्य प्रशासन का विस्तार से उल्लेख किया है। प्लिनी के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने सेना में 6 लाख पैदल, 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी रखे हुए थे। प्लिनी जो है रथारोही सेना का जिक्र नहीं करता, जबकि एरियन के अनुसार प्रत्येक रथ में सारथी के अतिरिक्त 2 सैनिक होते थे। आगे है कौटिल्य ने सेना को 3 भागों में विभाजित किया है। पुश्तैनी सेना
किराए की सेना और नगर पालिकाओं से संबंधित सेना। जो पुश्तैनी सेना हुआ करती सबसे महत्वपूर्ण थी, राजा की स्थायी सेना थी और इसको कौटिल्य ने मौल बल कहा है, मौल बल कहा है पुश्तैनी सेना को। किराए की सेना को भृत्य बल कहा है, मतलब किराए पर ही पैसा देकर उसको कुछ समय के लिए रख लिया करते थे इस तरह से। आगे मेगास्थनीज के अनुसार 5-5 सदस्यों वाली 6 समितियां सैनिक प्रशासन के लिए जिम्मेदार थी। जैसे पैदल सेना, इसमें पत्याध्यक्ष जो है निर्णय नियंत्रण में रहती थी। पैदल सेना पत्याध्यक्ष के नियंत्रण में थी। घुड़सवार सेना हो गया, रथरोही हो गए, हाथी सेना, नौसेना और रसद विभाग। अब यहाँ पर नौसेना मतलब पानी से जो आएगी जाएगी नौसेना। तो मौर्यों की नौसेना के बारे में बहुत जानकारी नहीं मिलती है। मेगास्थनीज चर्चा करता है थोड़ी बहुत। कौटिल्य के अनुसार नौसेना विभाग नवाध्यक्ष नामक अधिकारी के अधीन था और युद्ध से संबंधित सभी समस्याओं पर विचार करने का जो है नौसेना को अधिकार था। तो नवाध्यक्ष इसका अधिकारी हुआ करता था। आगे सेनापति जो है युद्ध विभाग का प्रधान अधिकारी होता था और यह मुख्य मंत्रालय का सदस्य भी होता था और इसे 48 पर्ण वेतन दिया गया, यानी मंत्रणा वाला जो है वो ही इस वेतन इसको मिलता था। अन्य चारों अन्य विभागों के भी पृथक अध्यक्ष हुआ करते थे जो मुख्य सेनापति के अंतर्गत कार्य करते थे। उन्हें 8,000 पर्ण वार्षिक वेतन दिया जाता था। आगे है युद्ध में सेना का संचालक कौन करता था? नायक द्वारा किया जाता था। सेना के पश्चात नायक का पद ही सैनिक संगठन में महत्वपूर्ण था, जिसे 12,000 पर्ण वार्षिक वेतन जो है मिलता था। नायक को मिलता था 12,000 पर्ण। तो कुछ बात कर लेते हैं यहाँ पर। सेनापति को 48,000, नायक को 12,000 पर्ण, मुखिया को 8,000 पर्ण, अध्यक्ष को 4,000 पर्ण। तो सबसे बड़ा कौन हुआ? 48 वाला। फिर उसके नीचे नायक, फिर उसके नीचे जो है मुखिया, फिर है अध्यक्ष। आगे है सीमांत प्रदेशों की रक्षा दुर्गों द्वारा की जाती थी। दुर्गों की रक्षा को अंतपाल कहा जाता था। मौर्य सेना में सिर्फ क्षत्रियों को ही नियुक्त नहीं की जाता था, बल्कि उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, आठविक जनजाति आदि मतलब मिली जुली सेना थी। नियुक्ति होती थी, परंतु मतलब यहाँ पर जो है ब्राह्मणों के लिए जो है सेना में अधिक महत्व नहीं देते थे, क्योंकि वे शरण में आए हुए शत्रुओं को क्षमा कर देते थे। इसलिए क्या है, ब्राह्मणों को सेना में अधिक महत्व नहीं दिया गया। और साथ में 3 प्रकार के युद्ध का उल्लेख है। पहला है प्रकाश, खुला युद्ध, कूट युद्ध यानी कि अप्रत्यक्ष या गुरिल्ला युद्ध, तूषणी युद्ध यानी गुप्तचरों द्वारा युद्ध। आगे है सेना दुर्गों में रहती थी और जिसे स्कंधावार कहा जाता था। काफी इंपॉर्टेंट शब्दावली है। स्कंधावार किसको कहते थे? सेना दुर्गों में रहती थी, उसे स्कंधावार कहा जाता था। आगे है युद्ध में जहाजों का प्रयोग सबसे पहले जो है सिकंदर के अभियानों में हुआ है। तो कभी एग्जाम में पूछा जाए कि कब जो है जहाजों का प्रयोग सबसे पहले हुआ है, तो हमारा आंसर होगा सिकंदर के अभियानों में। एरियन ने उत्तर पश्चिम में जाथरोई जहाजों का उल्लेख किया है। आगे है स्ट्रेबो के अनुसार जहाजों के निर्माण पर राज्य का एकाधिकार था, परंतु जहाज लोगों को किराए पर भी दिए जाते थे। अब यहाँ पर कुछ राज्य की आय देख लेते हैं किन किन चीज़ों से होती थी। तो दुर्ग से भी होती थी, नगर से आय होती थी, राष्ट्र में जो है ग्रामीण क्षेत्र से आय हुआ करती थी, जैसे कि सीता हो गई, राज्य की भूमि से आय, भाग जो है कृषि उत्पादन का 1/6 यानी कि छठा भाग, उपज का छठा भाग। कर जो है फलों के बागों पर लगाए जाने वाला कर, विविध जो है चारागारों पर वसूल किए जाने वाला कर, वर्तनी जो है सड़क इस्तेमाल करने पर जो कर के मिलता है, रज्जु जो है भूमि पैमाइश पर कर, और चोर रज्जु जो है चौकीदार अथवा पुलिस कर। आगे है खनिज से आय, सेतु जो है सिंचाई से आय, ब्रज पशुपालन और पशु प्रजनन से आय, वन जो है जंगल अथवा पशु से आय, वणिक रथ जो है स्थल या जलपथ से आय, लिप्त
का लिप्त जो है समुद्र तट तथा नदी तट पर स्थित ग्रामों से लिए गए कर से आय। आगे है खर्च जो है, अब खर्च कहाँ पर करता था, उन्होंने एकत्र तो कर लिया, अब खर्च करेगा सैनिक संगठन के लिए, सिंचाई तथा सार्वजनिक कार्य के लिए, शिक्षण संस्थाओं के लिए, चिकित्सा और स्वास्थ्य के लिए, सड़क निर्माण के लिए, सार्वजनिक मनोरंजन के लिए। तो ये था उसका प्रशासन कि किस प्रकार से चलता था प्रांतों में, नगरों में, ग्राम में, और किस प्रकार से गुप्तचर व्यवस्था थी, किस प्रकार से उसके सैनिक सेना काम करती थी, किसको कितना वेतन दिया जाता था, और आय के स्रोत क्या थे और राजकीय खर्च क्या थे, इन सब के बारे में आज हमने यहाँ पर चर्चा की है। तो आज हमारा ये वाला टॉपिक जो है कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अब इतना जो यूजीसी नेट है उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग 3 यूनिट जो है कंप्लीट ऑलमोस्ट हो चुकी है। बहुत इंपॉर्टेंट है और खूब डिटेल में है। अगर आप ये करके जाते हैं तो इससे जो क्वेश्चन है वो आपके एक भी गलत नहीं होंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। आप सभी का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।